Hello everyone, welcome back to Dental and Ayurveda. And we are very happy because recently we have achieved 1.1k mark on subscribers. And thank you everybody for subscribing our videos and for liking our videos. वी ऑल होप कि आपकी कहीं ना कहीं ये सभी वीडियोस एग्ज़ाम्स में या फिर नॉलेज बढ़ाने में या क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं काम आती होगी. आगे देर करने से बेटर है कि हम आज का टॉपिक शुरू करें. आज का टॉपिक है ई फेकैलिस एंड अदर माइक्रोब्स इन एंडोडोंटिक्स. ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट. रिसेंटली मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रही थी, तो ये इतना रैंडमली आस्क क्वेश्चन नहीं है, पर ई फेकैलिस कई बार पूछते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम पढ़ के नहीं जाते हैं यूजुअली, बट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी नो कि हमारा जो ओरल कैविटी है, इट इज़ अ हाउस फॉर मेनी माइक्रोब्स, इट इज़ अ हाउस फॉर मेनी बैक्टीरियाज. कई सारे बैक्टीरिया यहाँ रिजाइड करते हैं. These bacteria can be gram positive or gram negative. They can be aerobic or anaerobic based on कि वो कैसे कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं. And they can be commensal or disease causing. Commensal यानी कि हमारी ओरल कैविटी में हार्मनी में भी रह सकते हैं और मौका मिले तो डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं. So there are almost about 700 species of microbes. But out of these 700 species of microbes, ये तो वो species है जो originally या ordinarily बिना disease के हमारे माउथ में रहती है. But many of them are also disease causing. For example, root canal flora. जो रूट कैनाल फ्लोरा है वो नॉर्मली इट इज़ डोमिनेटेड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया. सो दिस कैन बी एन MCQ क्वेश्चन कि जो रूट कैनाल फ्लोरा है वो कौन से बैक्टीरिया से डोमिनेट होता है, एरोबिक और एनारोबिक. सो एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं यहाँ पे. दीज आर द बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती है इन्हें सर्वाइव करने के लिए. सो एनारोबिक बैक्टीरिया आर present most of the time in root canal flora, whether it is normal or whether it is diseased flora. And also they can be gram positive anaerobic or they can be gram negative anaerobic. पर जो नॉर्मल रूट कैनाल फ्लोरा है उसमें नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं. वही जो डिजीज रूट कैनाल फ्लोरा होता है, यानी कि मान लीजिए कोई एंडोडोंटिक इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं. मार्क दिस क्वेश्चन, दिस कैन बी ए वाइवा क्वेश्चन कि जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है, जब रूट कैनाल जो है डिसीज नहीं होती है तो उस केस में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स. और जब रूट कैनाल डिसीज होती है, जैसे कोई एंडोडोंटिक इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो ग्राम नेगेटिव एनारोब्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं. Now let's see the names of a few bacteria जो कि important है रूट कैनाल फ्लोरा के पर्सपेक्टिव से. सो ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कॉर्नी बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं हमारी रूट कैनाल में नॉर्मली. अभी मैं डिजीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल की बात कर रही हूँ. तो ये मैंने ऐसे याद किया था, S2CY. यूजुअली मेरे को अगर कुछ भी याद करना होता है तो आई मेक शॉर्ट फॉर्म्स आउट ऑफ इट. अब मेमोनिक्स तो इतने नहीं आते हैं मुझे बनाने, पर शॉर्ट फॉर्म से भी कई बार हमें याद रह जाता है क्योंकि ये कॉमन नेम्स है. सो S2CY इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कॉर्नी बैक्टीरियम एंड ईस्ट. अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो BCF-NPS, बैक्टीरियोइड्स, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, फ्यूसीफॉर्म बैक्टीरिया, निसेरिया, स्यूडोमोनास एंड स्पाइरोकीट्स. ओके, सो ये यूजुअली जो है डिसीज़ कॉजिंग है. अगर आपने पेरियोडोंटिक्स में भी पढ़ा होगा कि नग जो होता है, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, उसमें भी फ्यूजीफॉर्म बैक्टीरिया और स्पाइरोकीट्स जो कि रॉड्स होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं डिसीज़ कॉज करने में. तो ऐसे ही यहाँ पे रूट कैनाल फ्लोरा में दो ये रहते हैं रूट कैनाल में, पर ये डोमिनेट कब करते हैं, जब कोई एंडोडोंटिक इन्फेक्शन हो जाता है. तो जैसा कि हमने सारे नाम देख लिए हैं, मोस्ट कॉमन नेम्स देख लिए हैं उन बैक्टीरिया के जो नॉर्मली रहते हैं रूट कैनाल फ्लोरा में. लेट्स गो टू
इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ई फेकैलिस का है, तो इन्फेक्शन एंड ऑफ कोर्स ई फेकैलिस जो है एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब है। तो हम इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स है उसमें ग्राम नेगेटिव में सेंटीपीडा, डायलिस्टर, फ्यूसीफॉर्म, प्रेवोटेला, पोरफायरोमोनास, ट्रेपोनेमा, टैनेलेना, वेलियोनेला, कैप्नोसाइटोफेगा, नेसेरिया, हीमोफिलस, ये होते हैं। अच्छा, ये नाम बता दिए हैं मैंने। और ग्राम पॉजिटिव है एक्टिनोमाइसीज, यू बैक्टीरिया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, फेलिफैक्टस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ई फेकैलिस। तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स हैं जो एंडोडोंटिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, चाहे वो पल्पाइटस हो गया या फिर पेरीरेडिकुलर इन्फेक्शंस हो गया, वो यूजुअली ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव इम्पॉर्टेंट होते हैं इन्फेक्शन की पर्सपेक्टिव से। पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ई फेकैलिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या होता है परसिस्टेंट इन्फेक्शन? हमारी एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस दो तरीके के होते हैं, इंट्रा रेडिकुलर एंड एक्स्ट्रा रेडिकुलर। इंट्रा रेडिकुलर यानी कि रूट के अंदर होने वाले इन्फेक्शंस, जैसे पल्पाइटिस हो गया, पल्प नेक्रोसिस हो गया, ये सब। और एक्स्ट्रा रेडिकुलर यानी कि पल्प से इन्फेक्शन स्प्रेड होके आसपास के टिश्यूज़ में चला गया है, यानी कि पेरीअपाइकल टिश्यूज़ में चला गया है। तो जो इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शंस होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और परसिस्टेंट होते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि पहली बार रूट में अपने आप हुआ है। सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हुए हमने रूट में इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस या फिर इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके या फिर सलाइवरी कंटामिनेशन के कारण। अब आता है परसिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन इज़ वेरी डेंजरस। परसिस्टेंट इन्फेक्शन इज़ वो इन्फेक्शन जो कि हम नो मैटर कितना भी इरिगेट कर दें, नॉर्मल इरिगेंट्स जो होते हैं हमारे, हाइपोक्लोराइट हो गया, EDTA हो गया या फिर क्लोरहेक्सिडिन हो गया, इनसे जो है नहीं रिमूव होता। यानी कि अगर किसी रूट कैनाल में परसिस्टेंट इन्फेक्शन है और हम उसे कन्वेंशनल मेथड से ट्रीट कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा, वो इन्फेक्शन रीअपीयर हो जाएगा एंड पेशेंट विल कम टू यू विद पेन अगेन आफ्टर सम टाइम। सो जैसा कि हम ई फेकैलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ई फेकैलिस इज द मेजर माइक्रोब जो कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ लेट्स मूव टू ई फेकैलिस, क्योंकि शॉर्ट नोट ई फेकैलिस पे आएगा और आप लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जितना मैंने पढ़ाया अभी तक का दे देंगे। तो ई फेकैलिस के बारे में हम क्या लिखेंगे या हमें क्या जानना चाहिए ई फेकैलिस के बारे में? तो पहला, ई फेकैलिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। देखिए, हमने देखा कि रूट कैनाल के इन्फेक्शन यूजुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं, पर जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है वो ग्राम पॉजिटिव से होता है। ठीक है, दैट इज ई फेकैलिस। अब जो ई फेकैलिस है वो एक फैकल्टेटिव एनारोब है। ऑफ कोर्स एनारोब होगा क्योंकि मैंने बताया कि रूट कैनाल में ज़्यादातर एनारोब्स ही होते हैं और ये फैकल्टेटिव एनारोब है। ये सब MCQ के क्वेश्चन से छोटे छोटे, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। एंड इट कॉजेज परसिस्टेंट इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि परसिस्टेंट होता है यानी कि नॉर्मल इरिगेंट्स जो है हाइपोक्लोराइट वगैरह, इनसे नहीं हटता है ये। एंड इट इज़ ए कमेंसल। ई फेकैलिस एक्चुअली हमारे माउथ में कमेंसल की तरह रहता है, यानी कि ये कोई सिर्फ इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं है, ये नॉर्मली भी हमारे ओरल फ्लोरा में, ओरल कैविटी में रहता है। देन कम्स कि ऐसे क्या फैक्टर हैं कि ई फेकैलिस जो है नॉर्मल जो इरिगेंट्स हैं उनसे नहीं हटता है, कि वाई ई फेकैलिस कॉजेज परसिस्टेंट इन्फेक्शन। ऐसा क्या है ई फेकैलिस में, क्या फीचर्स हैं ई फेकैलिस में कि वो मतलब इन्फेक्शन करता ही रहता है, इट डजंट रिमूव्स, इट डजंट रिजॉल्व्स। तो पहला है, इट अटैचेस टू डेंटिन एंड डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। एज यू नो कि हमारी डेंटिन जो है इट हैज़ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। तो ई फेकैलिस क्या करता है, पल्प में इन्फेक्शन करता है और पल्प के इन्फेक्शन से डेंटिनल ट्यूब्यूल्स तक स्प्रेड हो जाता है। अब देखिए, जो मान लीजिए कि ई फेकैलिस डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में जाके छुप गया है,
अब जो हमारे जो इरिगेंट्स है, सेलीन हो गया, हाइपोक्लोराइट वगैरह, ये पल्प तक तो पहुंचते हैं पर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स तक नहीं पहुंचते। इसी के कारण जो ई फेकालिस का इन्फेक्शन है वो नॉर्मल इरिगेंट से नहीं हटता है। फिर है एंड्योर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, यानी कि मान लीजिए कि ई फेकालिस का क्या होता है ना कि जैसे हमने ट्रीटमेंट कर दिया, आरसीटी कर दी किसी पेशेंट की और ई फेकालिस का इन्फेक्शन फिर भी है, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन पेशेंट पेन के साथ आ जाएगा, पर ई फेकालिस डेंटिनल ट्यूबल्स में छुप के बैठ जाएगा और उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी बहुत लंबे समय तक। फिर वो जैसे ही आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वीक्स और आफ्टर मंथ्स देखेगा कि नहीं दोबारा बाहर आना सेफ है, पल्प कैविटी में दोबारा इन्फेक्शन कॉज करना सेफ है, तब उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और तब वो दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ ई फेकालिस कि उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं काफ़ी लंबे समय तक। फिर रेजिस्ट इंट्राकेनाल मेडिकामेंट्स, ये तो मैंने बताया ही आपको कि यूजुअली जो हम इरिगेशन करते हैं रूट कैनाल में, आरसीटी के ट्रीटमेंट में एक स्टेप होता है इरिगेशन, उसे रेजिस्ट करता है। इरिगेशन बेसिकली डिसइंफेक्शन के लिए होता है पल्प कैनाल की। ऑल्टर्स होस्ट रिस्पॉन्स, जो होस्ट की इम्यूनिटी है उसे भी ऑल्टर कर देता है ताकि लिम्फोसाइट्स इसे एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ऑल्टर्स लिम्फोसिटिक एक्टिविटी and produces lysins and adherence factors and lipoticoic acid। देखिए लिसन क्या करता है, लिसन बेसिकली ब्रेक डाउन करेगा टिश्यू का, लिसिस करेगा। अडेरेंस फैक्टर्स जो है फेरोमोन्स, ये क्या करेंगे, ई फेकालिस को डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में स्टिक करके रखने की कैपेसिटी देंगे। एंड लाइपोटिकोइक एसिड, तो ये जो 3 विरुलेंस फैक्टर्स हैं, साइटोलाइसेंस, फेरोमोन्स एंड लाइपोटिकोइक एसिड, दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ई फेकालिस एंड इट्स विरुलेंस। ये भी एमसीक्यू में देखा था मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में। एंड इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सीरम। ऑफ कोर्स इसे जो है ब्लड से न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट कैन डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सीरम। एंड इट फॉर्म्स बायोफिल्म। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ई फेकालिस सस्टेन कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बायोफिल्म हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। बेसिकली अगर मैं थोड़ा ब्रीफ बताऊं तो बायोफिल्म क्या होता है। बायोफिल्म जब कई सारे बैक्टीरिया आपस में कलेक्ट होके एक फिल्म फॉर्मेशन कर देते हैं मैट्रिक्स में, तो उसे बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी अ लॉन्ग नोट और इट कैन बी अ शॉर्ट नोट। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बायोफिल्म कवर करेंगे, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। Now, as I told you that E. fecalis causes persistent infection. So, of course, कुछ तो हमें करना होगा ना कि E. fecalis का इन्फेक्शन ना हो या हो तो हम उसे ट्रीट कर दें। We cannot leave the patient in pain, right? पेशेंट हर महीने आ रहा है पेन के साथ E. fecalis के इन्फेक्शन के लिए, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते ना कि आपका E. fecalis का इन्फेक्शन है, we cannot treat it. So, in this case, prevention is better than cure. So, we should opt for some preventive measures जिसके कारण से ई फेकालिस का इन्फेक्शन हो ही ना, पहली बात तो। एंड these can be using better sterilized equipments and instrument, using good aseptic technique and disinfection of tooth, या फिर रबर डैम का यूज़ हम करें तो जो सलाइवा है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा रूट कैनाल में, एंड द चांसेस ऑफ ई फेकालिस इन्फेक्शन आर वेरी लेस, राइट। जो हम ऑब्चुरेशन के लिए यानी कि फिलिंग के लिए जो गटा पर्चा भरते हैं जीपी पॉइंट्स, उसको हम डिसइंफेक्ट कर दें सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो भी ई फेकालिस का इन्फेक्शन कम हो जाता है। बट फॉर एग्जांपल अगर हो भी गया है तो हम क्या क्या कैनाल इरिगेंट्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इरिगेशन हम किन से कर सकते हैं कि ई फेकालिस का इन्फेक्शन इरेडिकेट हो जाए या कम हो जाए। तो उसके लिए हम 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 17% EDTA एंड 2% क्लोरहेक्सिडिन यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इरिगेंट्स का, नॉर्मली हम इससे कम कॉन्सेंट्रेशन के इरिगेंट्स यूज़ करते हैं, पर ई फेकालिस के इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम इन परसेंटेजेस में इन्हें यूज़ करते हैं। और इंट्राकेनाल मेडिकामेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे क्लोरहेक्सिडिन जेल जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरिसिडल दोनों है। कम कॉन्सेंट्रेशन में ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बैक्टीरिसिडल होता है।
तो ये भी हम एज एन इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कैनाल में मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं हम रूट कैनाल में, या फिर हम इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या करता है, एक अलग अलग जोन क्रिएट कर देता है नेक्रोसिस के, जिसके कारण से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इस पे भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। ये भी एज ए शॉर्ट नोट आ सकता है, या कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट्स पे शॉर्ट नोट लिखो, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लिखना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग नोट। एंड ऑफ कोर्स जो है इसके बाद हमें जो कोरोनल पोर्शन होता है, यानी कि एपिक्स होता है हमारी पल्प कैनाल का, उसे प्रॉपर्ली सील कर देना होता है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो रूट कैनाल से आसपास के पेरी रेडिकुलर टिश्यूज में ना चला जाए, वरना वो एब्सेस कर देगा या अपाइकल पेरिडोंटाइटिस कर देगा। Okay, so this was all about our E. faecalis and microbes in endodontics. So it often comes as a short note, और clinically भी ये important है कि अगर कोई पेशेंट बार बार आपके साथ पास आ रहा है रूट कैनाल फेलियर के कारण, so what do you have to do? So I hope आप लोग को ये सब समझ आया होगा and you like the video, and please like, share and subscribe our channel. एंड ऑफ कोर्स हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए कीजिए, सो दैट आपकी क्लिनिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज एनहांस हो, और आप कॉलेज में जब आपके टीचर्स पूछें आपसे क्वेश्चंस, तो ऑफ कोर्स यू आर एबल टू आंसर। सो थैंक यू, दिस इज मी स्वास्तिका शर्मा साइनिंग ऑफ, होप टू सी यू अगेन सून, बाय।